मैंने कई आत्माओं की यात्राएं सुनी हमारे पीएसएसएम की, बड़ी कष्टदायक रही। पर मैं कहूँगी इतना स्वच्छंद जीवन मैंने जिया है अपने बचपन में, एक उड़ती हुई तितली के समान, उड़ते हुए पंछियों की तरह। तो आप भी अगर अपना बचपन याद करें, जो आज मैं कई बार देखती हूँ आसमान में नहीं होता है, वो ना एरोप्लेन शेप बनाते थे और उसमें उड़ के जाया करते थे। तो मैं वहाँ से देखती जब तक वो मेरी आंखों से दूर नहीं हो जाते, तब तक मैं उनको देखती रहती थी। कैसे एरोप्लेन शेप बनाते, कैसे एक पक्षी बदल के दूसरे की जगह चला जाता और फिर वो शेप वही बना रहता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं कई बार खुली आँखों से ब्रह्मांड के ऊपर चली जाया करती थी, सौर मंडल में, और गोल चक्कर लगाया करती थी वहाँ पर कहते हैं सौर मंडल में अगर कोई चला जाए तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल नहीं होता है, तो आप नीचे नहीं आ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति या जो भी कुछ होता है, आप नीचे नहीं आ सकते। पर मैं जाती भी थी और आती भी थी। ध्रुव की पिक्चर देखी मैंने, इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा मेरे पर उसका कि मैं जब पिक्चर देखकर आई तो कई दिनों तक आंख बंद करके बस बैठी रहती थी। और मेरे मन में यही था कि जिस तरह वो उत्तर की दिशा को बताता है ध्रुव तारा, तो मेरे मन में आया नलिनी नाम बहुत बड़ा है, तो मैं वो ध्रुव तारा, मैं ऐसे डायरेक्शन में जाऊंगी जिससे मेरी पहचान होगी नील तारा के नाम से। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से नलिनी जी की आगे की आत्मा की यात्रा को समझेंगे। उनकी आध्यात्मिक यात्रा किस प्रकार शुरू हुई और वो पिछले 2010 से पीएसएसएम के साथ कैसे जुड़ी, हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका नलिनी जी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन करती हूँ मैं, पीएमसी हिंदी का भी धन्यवाद करती हूँ। नलिनी जी, अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। यूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन से ही मैं बहुत ही रिचुअल वाली फैमिली से जुड़ी हुई थी, तो धार्मिकता से तो पूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी। पर धीरे-धीरे मेरा इसमें से इंटरेस्ट घटता चला गया रिचुअल्स करने से, कि अगरबत्ती जला रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं सुबह-शाम, ये वो सब। तो मैं विपश्यना से जुड़ी, ये बात है 1988। मैं जब चारों तरफ से बिल्कुल परेशान हो गई थी, तो मुझे अपनी एक जिठानी के द्वारा पता चला कि इस तरह से विपश्यना का कोर्स होता है 10 दिन का, जहाँ मौन रहते हैं। मैं शायद बोल-बोल के भी इतनी थक चुकी थी, और इसके अलावा मेरे को बचपन से योगा का बहुत शौक है, तो मैं योग करती आ रही हूँ। बहुत कठिन से कठिन आसन भी मैं लगा लिया करती थी। तो मैं अपर्णा आश्रम है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का, हमारे फ्रेंड्स कॉलोनी के बगल में ही, तो वहाँ जाके मैं करती थी। तो वहाँ पर भी मेरे को किसी ने बताया कि वहाँ एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, बस आँखें बंद करके रखते हैं। तो मुझे जिठानी के द्वारा पता चला, एक महिला और के द्वारा पता चला, तो उत्सुकता जिज्ञासा बढ़ हाँ गई। जी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा वो लेडी की बात कहूँगी तो कोई नहीं, कि पता नहीं कौन है, क्या है और कहाँ जा रहे हैं, क्या आश्रम-वाश्रम ये वो सब। और मुझे थोड़ा आश्रमों से घबराहट भी होती थी। मैं कभी किसी आश्रम वगैरह में भी आज तक नहीं जुड़ी थी। तो जिठानी का मैंने जब कहा, तो बोले चलते भाभी जी के पास, पता करके आते हैं। उन्होंने जो भी कुछ बताया सत्यनारायण जी गोयनका के बारे में, शिविर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये जाना चाहती है, तो बोले अवश्य भेजो इसको, अच्छा लगेगा इसको। मैं गई तो वहाँ से ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होकर आई मेरी, 360 डिग्री कह लो एक तरीके से। पक 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 बोलना, ऊँचा बोलना, ये करना, सब कुछ शांत, जैसे समुद्र की गहराई में जो पानी होता है ना, बिल्कुल वैसे शांत हो गई मैं। उस समुद्र के किनारे की लहरें एकदम शांत। ही वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड कि हुआ क्या? खुद जाके करके आए, इतनी उनको जिज्ञासा जगी
कि ये क्या हुआ क्या, तो वो खुद करके आए। तो इस तरह से देखा जाए तो बचपन में वो जो ध्रुव की पिक्चर देखने के बाद मैंने जो अपने मन से यूँ आँख बंद करके बैठी नकल करके कुछ दिनों तक, उसके बाद भूल-भाल गई। पर दिमाग में नील तारा बनने की बात आज तक है। तो अब असली ध्यान क्या होता है वो समझ आने लगा। 10 दिन पूरा मौन में रहना, कैसे आनापानसति वहाँ शुरू के 3 दिन करवाया जाता है। तो ये सब 6 से 7 शिविर मैंने 6 शिविर पूरे किए और 7वां शिविर आधा किया और मैं वहाँ से भाग आई। मेरे बस की नहीं थी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाना, करना ये वो सब। उसके बाद बस मन में यही लगा रहा कि मुझे ध्यान करना है, ध्यान करना है, ये कर्म कांड में नहीं उलझना है। तो मन में ये भी बातें आती रही कि अ, मैंने पूजा पाठ छोड़ दिए। देखिए, ये बात तो आपको भी पता होगी, मुझे भी पता होगी और सब पब्लिक को भी पता है कि हमने अगर कोई गलत काम किया ना, तो हमारी अंतरात्मा तो जानती है। हमारे अंदर का बैठा हुआ भूत हो कि आत्मा हो कि भगवान हो, वो तो जानता है। चाहे बाहर किसी को ये बात पता हो पता या नहीं, चले ना चले। है ना? तो मेरे को यही लगा, यार मैंने इतने पाप किए हैं, किसी को पता नहीं चला, परंतु मैं ये पूजा पाठ छोड़ दूँगी, तो और ज़्यादा पापिन हो जाऊँगी। मैंने कहा, पर क्या करूँ? मेरे से तो ये हो ही नहीं रहा आजकल कुछ भी। तो मैंने कहा फॉरगेट, नहीं हो रहा तो नहीं सही। पहले तो डर-डर के छूटता चला गया, अपने आप को कोसती थी, अपने अंदर गिल्ट रहता था। फिर उसके बाद धीरे-धीरे बेशर्म होती चली गई। फिर एक समय आया, सारी दुनिया में इतने नास्तिक ज़िंदा हैं, मैं भी नास्तिक ही सही, कोई बात नहीं, कोई पूछेगा तो बोल दूँगी हाँ, आज नहीं करी थी पूजा या आज कल नहीं कर रही हूँ या टाइम नहीं मिल रहा। मैंने कहा जो बोलना है बोल दूँगी, पर मेरे को नहीं करना तो नहीं करना। नहीं, फिर उसका नेट रिज़ल्ट ये हुआ 2010 में मैं जुड़ी हूँ पीएसएसएम से। उसके पहले का अगर इतिहास लें तो 2009 में मेरा बेटा जुड़ा जिसने मुझे पीएसएसएम से जुड़वाया। थोड़ा-सा और 1 साल पीछे चलें, 2008 में जब मेरी पोती अपनी मम्मी के पेट में थी, तब डॉक्टर न्यूटन को मिली और देखा जाए तो उसने ये डिज़ाइन किया, उसने ये जाल रचा और बिछाया कि पहले परिवार आ जाए सारा इसमें, पीएसएसएम से जुड़ जाए, पत्री जी को मिल ले, मैं आती हूँ, मेरा आगमन है फिर। हम्म। तो कैसे कुदरत खेल खेलती है, क्या पत्री जी का और उसका रिश्ता है आपस में मुझे आज भी नहीं मालूम, परंतु वो लड़की हमको जब पेट में थी तभी उसने हमको पीएसएसएम से जुड़वाया। 2009 में मेरा बेटा गया, डॉक्टर न्यूटन उसके गुरु थे। गुरु के यहाँ पर जीसीएसएस में पिरामिड वैली गया वो और वहाँ पर ग्लोबल कॉन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो ऑल ओवर वर्ल्ड से होती है, जीसीएसएस, उसमें गया। फिर अगले साल उसने ज़बरदस्ती मेरे को भेजा, जो मैं बेमन से गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जहाँ गया है, पिछले साल भी इसने लगातार फ़ोन कर कर के मेरे को तंग कर दिया था और मैं बार-बार कह रही थी, तुम कैसे ध्यान लगा रहे हो वहाँ पे, कैसी मेडिटेशन कर रहे हो? मेरे को जो मालूम था वो विपश्यना के बारे में मालूम था, जहाँ मौन में रहते हैं। यहाँ पर ये बार-बार फ़ोन लगा रहा है और वहाँ तुम मोबाइल भी रख लेते हैं, उठा के वहाँ पे तुम मोबाइल भी रख लेते हो और यहाँ इसके हाथ में मोबाइल भी है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू सेंड मी ओवर देयर। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप जाओ तो सही, जाओ तो सही। वो अफ़गानिस्तान चला गया, वहाँ से भी फ़ोन पे बात करता रहा। फाइनली उसने मुझे ख़ैर धक्का मार के भेज दिया और मेरे को जाना पड़ा। मैं गई, आप अरुणा जी विश्वास नहीं करेंगी, हर कंकड़ मेरे को लगा अपनी छाती पे मेरा कदम रखते हुए खुश है, खुश हो रहा है, मेरे आने पर खुश हो रहा है। कंकड़, पत्थर सब मुझे पहचानते हैं। हर डाली, पत्ता जो वहाँ झूम रहा है, लग रहा है नाच-नाच के मेरा स्वागत कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल लगा जैसे मैं किसी अपनी ही जगह पर आ गई हूँ, ये मेरी ही जगह है। फिर मुझे लगा बेटे ने सही जगह भेजा। पत्री जी का 1 साल बाद तक पत्री जी नाम भी भूल गई थी मैं। सूरत जो उसने दिखाई भी थी, भूल-भाल गई थी। कुछ याद नहीं था। मैं सुबह का समय था, नहा के निकली और टॉयलेटरी बैग हाथ में था, गीले कपड़े तौलिए हाथ में थे। मेरे को लगा जैसे मैग्नेटिक कोई अट्रैक्ट कर रहा है मेरे को अपनी तरफ, चुंबकीय शक्ति है कोई।
और मैं जैसे उस तरफ खींची जा रही हूँ, खींची जा रही हूँ, खींची जा रही हूँ। तो मैंने अपना सामान रखा, कपड़े-वपड़े सुखाए और मैंने कहा उस डायरेक्शन में देखो हो क्या रहा है, मैं कहाँ जा कहाँ रही हूँ? सामने देखा क्रॉस लेगेड कुर्ते-पजामे में कोई बैठा हुआ है। तो वहाँ जब तक मैं पहुँची, जब तक मैं खींचती चली गई तब तक तो वो अट्रैक्शन था। जब मैं एक बार करीबन उनके करीब पहुँच गई, तो वो अट्रैक्शन खत्म हो गया, स्थिरता आ गई। परंतु वो जो पीरियड था जो जाने का, एक बार मुझे लगा गांधी जी दिख रहे हैं, एक बार मुझे लगा वो जो सामने सज्जन बैठे हैं वो दिख रहे हैं। 2, 3, 4, 5 बार इस तरह से दिखा। मैं परेशान हो गई। मैं खिंचती चली जा रही हूँ, पर दिमाग में परेशानी ये कि गांधी जी यूज्ड टू बी अंडर ड्रेस्ड, ओनली लंगोटी यूज्ड टू बी देयर ऑन हिज बॉडी। ये तो ओवर ड्रेस्ड है जो भी कोई है, और वो तो यहाँ से भी टकले, यहाँ से भी क्लीन शेव्ड सब कुछ, और ये तो दाढ़ी, मूछ, बाल वाल वाले। मैं इतनी परेशान हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये है कौन। देखा 2-3 लोग भी वहाँ खड़े हैं, कोई हाथ बांध के, कोई पीछे ऐसे करके, मैचो मैन टाइप। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, टोटली आई वॉज ब्लैंक, क्लियर चिट थी। तो जैसे ही मैं पहुंची, पता नहीं क्या हुआ, बस मैंने नमस्ते कर दी। उन्होंने नमस्ते करी, मैंने उसका जवाब दिया था एक्चुअली नमस्ते का। फिर बोले मैडम आप कहाँ से आए? तो मैंने कहा दिल्ली से। फिर बोले शास्त्री जी भी आए? मैंने कहा जानना पहचान, पहले पूछ रहे हैं कहाँ से आए और अब पूछ रहे हैं। मैंने कहा शास्त्री जी कौन है पता नहीं। तो मैंने कहा नहीं वो नहीं आए। फिर एक दो कुछ बातें करी, फिर दिल्ली से शास्त्री जी आपके संग नहीं आए? तो मैंने कहा इसके पहले कि फिर शास्त्री जी का नाम है, मैंने कहा इनका मुंह बंद करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं अकेली आई हूँ, मैं किसी शास्त्री जी को नहीं जानती, वो मेरे संग नहीं आए। अच्छा 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 अच्छा। मैंने कहा इसके पहले कि फिर कोई और प्रश्न करें या शास्त्री जी के बारे में बोले कि आप शास्त्री जी को नहीं जानते या कुछ भी शास्त्री जी का नाम आए, मैंने कहा खिसक लो यहाँ से। मैं निकल गई। जी। 2-3 बार मैंने मुड़ मुड़ के भी पीछे देखा, अट्रैक्शन था मेरे अंदर उनके प्रति कुछ, मतलब कोई शक्ति थी जैसे कि मुझे उनसे, चुंबकीय शक्ति थी हाँ, जिससे। चुंबकीय शक्ति थी जो मेरे को उनकी तरफ आकर्षित कर रही थी। वो ऊर्जा का खेल जिसे कहेंगे। हम्म। मैं थोड़ा आगे पहुंची, एक सज्जन आ रहे थे सामने से, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो सज्जन बैठे कौन है? अरे आप इनको नहीं जानते? बोले ये पूरे यहाँ के सृष्टिकर्ता यही तो है, फाउंडर है, पत्री जी। अरे मैंने कहा हाँ अभिजीत ने बताया था पिछले पत्री जी। मैंने कहा अच्छा अच्छा ये पत्री जी। तब का दिन है, आज का दिन है, जो एक अनजान इंसान आज मेरे पितामह बने बैठे हैं। मेरे लिए पिता समान है, मोर देन माय फादर ही इज फॉर मी। तो आपका जो जीएसएस में जीसीएस में अनुभव क्या था? आप ध्यान में पहली बार बैठी थी? नहीं, विपश्यना के तो कई हो गए थे, तो विपश्यना। वहां पर भी मेरे को विजन्स वगैरह कई बार आए गए, अच्छा। पर आई नेवर बॉदर्ड। हम्म। पर यहाँ के सारे मुझे याद रहे। और फिर यहाँ पर कहा जाता था नोट डाउन करो, शेयर करो। तो फर्स्ट टाइम का ही जो मेरा विजन जो मैंने देखा, वो क्या था कि मैं यहाँ ध्यान में यूं बैठी हूँ, मेरे बिल्कुल बगल में बड़ा सा सांप का फन यूं करके बैठा हुआ है, बिल्कुल मेरे बगल में। ना मैं डरी ना मेरे को कुछ हुआ, और मैं जो यूं थी ध्यान कर रही थी, धीरे 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 मेरी कमर, गर्दन, सर सब कोबरा के ही समान एकदम, मतलब सीधा हो गया। मजेदार बात ये कि उस वक्त मुझको इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ, पर जब ब्रेक आई तो हम लोग नीचे गए चाय वाय पीने, कॉफी वगैरह पीने। तो जब मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ रही थी, दैट टाइम आई रियलाइज कि मेरी वो जो ऐसी एक कुंभ सी निकली हुई थी, वो अब एकदम यूं सीधी हो गई है। मुझे याद आया कि वो कोबरा को देखा था मैंने, मेरे बगल में था, और मैं यूं से यूं 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 होती चली गई थी। तो इरेक्ट पोस्चर हो गया मेरा उसके बाद से। और फिर तो वो क्या बोलते हैं ना, अलख जाग जाती है जब एक बार नशा चढ़ जाता है। तो बोतल का नशा भी साइड में हो जाता है, ये तो 24 घंटे का नशा रहता है। बोतल तो रात को भी सुबह खाली हो गई, नशा भी उड़ गया। खत्म हो जाता है। परंतु यहाँ तो कुछ और ही बात थी। हर साल जीसीएसएस में जाना, और फिर उसके बाद बहुत अनुभव हुए।
बुद्ध पूर्णिमा पे गई, वहाँ पर अनुभव हुआ। मैंने जैसे आपने साड़ी का रंग पहना हुआ है ना, बिल्कुल इस रंग का एक सांप देखा था, लंबा सा। तब तक 6 महीने हो चुके थे। अक्टूबर में जुड़ी थी, बुद्ध पूर्णिमा मई में आई, तो 6, 7, 8 महीने हो गए। तो ये हुआ कि वहाँ पर तब तक बहुत एक्सपीरियंस शेयरिंग, घर में भी खूब बातचीत वगैरह करती थी मैं। तो पता चला कि बहू रानी कहती है कि मानसी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार है, फ़ोन पे बोलती है रात के 9 बजे। तो आप अभी ध्यान में बैठोगे ना, मुझे मालूम है 9 से 12 का पूर्णिमा का ध्यान है, तो आप प्लीज़ उसके लिए प्रेयर करना। बोली, मैंने कहा मैं क्या प्रेयर कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए कुछ भी, मैं क्या करूँगी? तो मैंने उसको तो बोल दिया, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। हमेशा आप सामने कुछ और दिखते हो, पर अंदर ही अंदर दिमाग भी कुछ-कुछ और ही चलता ही चलता रहता रहता है ना? तो वही मेरे संग हुआ। तो मैंने कहा, हाँ, हाँ, ठीक है, मैं देखती हूँ। बैठ गई मैं ध्यान में, बाँसुरी बज रही थी। पितामह के जो गुरु हैं, सदानंद जी। नहीं, बाँसुरी वादक के रूप में, अच्छा। उनका बेटा आया हुआ था और वो बाँसुरी बजा रहा था। पत्री जी ने नहीं बजाई, उन्होंने बजाई थी। ही वॉज़ अ यंग मैन। तो बाँसुरी सुनते-सुनते हम पहुँच गए अपने घर, और वहाँ पर अब बेडरूम में क्या देखते हैं कि बिटिया रानी हमेशा गले में हाथ डाल के सोती थी मेरे। पोती मेरे साथ ही सोती, और मतलब जैसे मैंने बताया कि फ्रेंडली बहुत मेरा है, तो मैं बच्चों को हमेशा छोड़ती थी कि तुम लोग मस्ती छानो, बेटा मेरे संग सोएगा। जो भी बच्चे हैं मेरे साथ ही सोएंगे। तो ये बिटिया मेरे संग सोती थी। तो मैंने देखा, मैं बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ, सामने बेड है मेरा, बिटिया सोई हुई है, और जेट ब्लैक कलर का सांप उसके अंदर हाथ डाल के सोई हुई है। वही सांप जो पिरामिड के अंदर जाते हैं तो बाहर बगीचे की तरफ 18 सीढ़ियां हैं, मालूम है आपको? जो उस पत्री जी के 18 प्रिंसिपल्स की सीढ़ियां हैं वो, है ना? तो कोई 4-5 सीढ़ी, 5वीं छठी, मतलब 4 से 6 के बीच की जो सीढ़ी थी, उसमें कहीं, जैसे हमारी रेड कार्पेट की सीढ़ियां होती है तो वो गोल्डन एक रॉड नहीं लगी होती जिससे कि कारपेट हिले नहीं, कारपेट हिले नहीं। बिल्कुल उसी तरह से सांप काला वाला वहां लेटा हुआ। पहले मैंने वो देखा, फिर मैंने देखा वही सांप मेरे बेड के ऊपर लेटा हुआ है, और बिटिया उसके हाथ लगा के। मुझे समझ नहीं आया ये क्या, मतलब मेरी ध्यान में भी चीख निकलते निकलते, या मैं बाहर निकलते निकलते बची कि सांप के संग लेटी हुई है वो। मैं डर गई, एकदम बहुत डर गई थी। आई कुड फील, आई कुड सी कि मेरे को पर्सपिरेशन हो रही है बड़ी जबरदस्त, इतनी घबराहट हो गई मेरे को। पर खैर, कोई 1-1.5 साल के बाद वही सांप किसी एक लड़की को दिखा। हम लोग 5-6 दिन तक एक साथ ध्यान कर रहे थे किंग्स चैम्बर में, पर बातचीत कभी नहीं करी। उस दिन कुछ ऐसा हुआ, दोनों ने ही एक साथ एक दूसरे से बात करी कि हम एक साथ बैठे रहे, ध्यान कर रहे हैं, पर हम लोग ने कभी एक दूसरे से बात नहीं करी। तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसका भाई रविंद्र करके है बेंगलोर में, जो रामथा का चैनल या पता नहीं क्या करता है, मालूम नहीं, कोर्सेज लेता है और वर्कशॉप्स लेता है। तो वो लड़की ने मेरे को बताया कि आज शाम को एक जेट ब्लैक कलर का सांप वहां से निकल के यहाँ तालाब में गया है जहां पर गांधी जी की पहले मूर्ति हुआ करती थी। मैंने कहा, इसकी और मेरी दोस्ती इसीलिए हुई है। मैंने कहा वो मैं ही थी। फिर मैंने उसको बताया अपने पोती का ध्यान का ये वो सब। तब मैं वापस से बैक में जाती हूँ। अगले दिन 9 बजे करीबन फ़ोन आता है मेरे को मेरी बहू रानी का कि थैंक यू मम्मी जी। मैंने कहा क्या हुआ? बड़े जोश में बोल रही थी, ऊँची-ऊँची आवाज़ में। मैंने कहा हुआ क्या? बोले थैंक यू सो मच, मानसी बिल्कुल ठीक हो गई। कहा है? मन ही मन चल रहा है दिमाग। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये हुआ क्या? तो मैंने कहा वो कोबरा का दिखना, मैंने कहा कहीं न कहीं मैं लिंक है, साँप के क्या बोलते हैं उनको, उसी योनि से आपका हाँ, सर्प योनि से कहीं न कहीं से मैं लिंक करते स्नेक आता। किंगडम से जुड़ी हुई हूँ, और मैं लिंक करती हूँ, जो बाद में मुझे कई-कई आए। हम्म। मैंने बहुत ज़्यादा कहीं किसी से शेयर नहीं किया है, पर आज मैं आपके संग ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि किंग्स चैम्बर में किसी वक़्त बैठ के
मैंने देखा, महसूस किया अपने आप के बारे में कि किसी ज़माने में मैं इच्छाधारी या तो नाग थी या नागिन थी, और मणि जो है हमारी खो गई है। और संग में जो मेरा साथी है, मालूम नहीं मैं नाग थी या नागिन थी, तो जो भी दूसरा मेरा साथी है वो भी खो गया है, और तब से मैं उसको ढूंढ रही हूँ और मणि को भी ढूंढ रही हूँ, और आज तक मेरी ये खोज जारी है। जारी। सांप को लेके याद आता है, एक मैंने देखा कि पाताल लोक में, नाग लोक में मैं बैठी हुई हूँ, बड़े आराम से, ऊंचे ऊंचे पलंग नहीं होते पुराने ज़माने के, हमारे मद्रास के या बंगालियों के जो अपन एपिसोड्स वगैरह में देखते हैं सीरीज में, तो ऊंचा सा पलंग है, बड़ा सा डेढ़ा पलंग, और चारों तरफ ऊपर डंडे लगे हुए, जिसमें से शायद वो मच्छरदानी टाइप लगाते हैं ना, उस टाइप के चारों तरफ डंडे लगे हुए, और खूब खूब ज़्यादा जेवर टाइप गोल्डन चीज़ें लटक रही हैं। मैं भी काफ़ी गोल्डन पहनी हुई हूँ, और बिस्तरा भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐशो आराम का वहाँ बंदोबस्त जैसा है। मैं आराम से ऐसे करके लेटी हुई बैठी हुई हूँ, आधा शरीर मेरा नाग के रूप में है और आधा ह्यूमन बॉडी में है। तो आपके अपने रूप आपको दिखाई दे रहे थे, चाहे उसको हम पास्ट लाइफ बोल लें या कुछ भी बोलें, आपको अपने रूप दिखाई दे रहे थे। ये तो आपकी ध्यान के साथ आपके अनुभव हुए। तो हम आपसे और जानना चाहते हैं कि आपके पति जी के साथ और क्या अनुभव थे? आपने उनके सानिध्य में बहुत समय निकाला और उनके साथ भी आप बहुत यात्राएं करी, तो हम उसके बारे में भी जानना दिन चाहते पूरा हैं। हो जाएगा आपका। पर कुछ यात्रा की कोई वो सीमा नहीं है, इतने इतने अनुभव हैं अरुणा जी, और इतने प्यारे अनुभव हैं, कौन सा छोड़ूं कौन सा बताऊं, मतलब वो वाली बात है। फिर भी सबसे जो पहले बताती हूँ हाँ, मैं, जब मैं आगरा गई उनके साथ, अक्टूबर में उनके संग जुड़ी, और नवंबर में वो दिल्ली आए थे, तो दिल्ली में भी मेरे को साईं कुमार जी ने बुलाया था, ग्रीन पार्क में हुआ था, वहाँ शास्त्री जी से मिली। शास्त्री, यही मैं भी बोलने वाली थी कि आप शास्त्री जी से वहाँ ज़रूर मिली होंगी। तब जाके शांति आई, मैंने कहा ये है एक कौन है चैप्टर कौन? जो था शास्त्री जी का वो आपके साथ ओपन हुआ। ओपन हुआ, और बल्कि फिर उन्होंने अपना और मेरा एक्सचेंज भी किया हम लोगों ने, और उन्होंने कहा कि आप आइएगा, मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो गया है, तो मेरा बेसमेंट में इस तरह से चलता है सेंटर, आप ज़रूर आइएगा। तो मैंने जाना भी शुरू कर दिया। वहाँ से फिर दिसंबर में कहीं स्टेज आर्टिस्ट थी, तो एक फ्रेंड का भी फ़ोन आ गया कि इस तरह से पहले आगरा का किस्सा हो जाए। जी। तो वो आने वाले अगले साल अप्रैल की बात है, 2011, पत्री जी के साथ में गई, और पल्लवी मैडम को आप जानते हैं, जो गुड़गांव में। गुड़गांव में रहती हैं, कृष्णा बोम्मा, तो इनके यहाँ मैं रात को सोई थी। साईं कुमार जी ने मेरा अरेंजमेंट कर दिया था कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जा सकते हो, ज़रूर जाइए। तो मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी ले जाऊँ, तो बोली नहीं नहीं आप जाइए। तो मैं रात को सैंडविच मक्खन सब ले गई थी, और अगले दिन मैंने बैठ के सैंडविचेस वगैरह खीरा वीरा काट के सब बनाए ले जाने के लिए, रास्ते के लिए। और वहाँ पर फिर ये हुआ कि हम जब गाड़ी में बैठने लगे, तो पत्री जी ने शायद देखा नहीं, मेरे को तो बैठा दिया, मैं तो पीछे बैठ गई ड्राइवर सीट के, वो नेविगेटर सीट के इधर मेरे बगल में आके बैठे। हम 4 जने थे, ड्राइवर साहब थे, और साईं कुमार जी थे, मैं और पत्री जी, एक गाड़ी में हम 4 ही थे। तो थोड़े से मेरे क्रश हो गए बेचारे सैंडविचेस, फिर भी मैंने साइड में रख ली। तो मेरे को बता चुके थे साईं कुमार जी कि आप ये क्या लेकर आई हैं? तो मैंने कहा रास्ते में खाएंगे। अरे पत्री जी नहीं खाते हैं। मैं बड़ी उदास हो गई, मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, देखेंगे। तो क्रश हो गए, तो मैंने कहा शायद नहीं खाना है, इसीलिए क्रश भी हो गए, कौन खाएगा अब ये चूरा चूरा, छोड़ो। कोई 1 घंटा गुजरा, पत्री जी पूछते हैं भूख लग रही है मैडम, आप कुछ लाई हैं? तो अब मैं कैसे बोलूं कि मैं सैंडविच लाई हूं, क्योंकि तो खाते ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी बात पता चल गई। तो एकदम मेरी निगाह उस पर चली भी गई। तो क्या लाई हैं आप? मैंने कहा सर सैंडविच बनाए थे अभी सुबह। हाँ हाँ दीजिए ना। तो मैंने चूरा चूरा हटाया, साबुत साबुत निकाल के उनको दिए, बड़े शौक से उन्होंने 3-4 खा भी लिए,
और मैं घूर घूर के उनको देखूं कि वो ऐसा क्यों बोले थे कि नहीं खाते, तो इतनी मस्ती से खा रहे। फिर अनुभव हुआ उनके गुस्से का, और उनके क्रिकेट से भी पहचान हुई मेरी। जिस जहाँ पर ठहराया था वो कमरे में एलईडी लगा हुआ था, सर मैच देख रहे हैं, हम लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जाना है, जहाँ के लिए आए हैं, किसी स्कूल में जाना था। वो तो चल उठने को ही नहीं तैयार। लॉजिक माइंड तो बहुत स्ट्रांग था। मैंने कहा बड़े अजीब है, किसी कारण से आए, हैदराबाद से चलकर आए हैं यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली से आगरा, और मैंने कहा ये वहाँ नहीं जा रहे, क्या है ये इंसान। जब दूसरी बार साई कुमार जी आए ना, तो बोलते इधर आ, बैठ, देख देख क्या हो रहा है, देख उसकी बैटिंग देख, उसका ये देख। वो उनको दिखाने के लिए, मैंने कहा यार ये तो अपने साथ एक और बिठा लिया। हाँ, मैंने कहा अब तो पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा। फादर डिसिप्लिनियर हमारे यहाँ, और दादाजी हमारे बोलते जहाँ जाना आधा घंटा पहले पहुँचो, और यहाँ पर ये जो आधा घंटा लेट हो गए हैं और ये बैठे हुए हैं, कैसे गुरु हैं, क्या इंसान है, क्या है क्या ये। खैर फाइनली वहाँ गए, वहाँ कुछ ग्रैंड पेरेंट्स डे था, तो उसमें वो सबको औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे, चेयरमैन की, इसकी, ट्रस्टी की, उसकी। पत्री जी का गुस्सा धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। आई कुड फील समथिंग, कुछ मेरे अंदर इंट्यूशंस वगैरह का 6-7 सेंस, ये सब कुछ है बचपन से ही। तो आई कुड सी एंड आई कुड फील कि फेस रीडिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत हो जाती है। तो मेरे को लगा गड़बड़ है, कुछ नॉर्मल नहीं है ये इंसान। अब वो बांसुरी वांसुरी बजा बजी के बाहर आए और हाथ पीछे करके यहाँ से वहाँ से वहाँ, लेफ्ट राइट। मैं यहाँ पर ही क्या इनके बांसुरी बजाने के लिए आया हूँ? मैं इन लोगों का ये लेक्चर सुनने के लिए आया हूँ? बुलाओ उनको। और मेरे को तो ऊंची आवाज़, आपको पता है, नहीं पसंद। फादर भी साल में कभी एक बार बोले तो ही मुझे नहीं पसंद। मैंने कहा यार ये क्या है, ये क्या हो क्या रहा है। एनीवे, इसके बाद हम जब निकले वापस घर के लिए, दिल्ली आने के लिए, बहुत प्यारा किस्सा हुआ कि बार बार मैं देख रही लेफ्ट साइड को, लगातार जाए जा रहे। अब क्या हुआ था, साई कुमार जी मेरे साइड में बैठे थे, पत्री जी आगे बैठे थे। एक के बाद एक ठेले जा रहा है गन्ने के रस का। और मेरे को मन में आ रहा है कि गन्ने का रस पिए, गर्मी भी लग रही, गन्ने का रस पिए, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ताकत आएगी। थोड़ी देर में पूछते हैं, नलिनी मैडम आपको शुगर केन जूस पसंद है? इनको कैसे मालूम कि मुझे पसंद है? तो मैंने कहा हाँ कर ही देना, अच्छा है, अगर मिलता है तो व्हाई नॉट। तो मैंने कहा हाँ सर बहुत पसंद है। तो बोले मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने कहा सर एक बारी में 2 गिलास पीती हूँ मैं। मैंने कहा ये क्या बोल रही है, तू पागल है। उन्होंने कहा ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कि जहां भी मिले रोकना। तो मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं धुलवाती हूँ और अच्छे से करवा, आप इंस्ट्रक्शंस इनको दे दो, आप नहीं जाएंगी मैडम गाड़ी से उतर के। आ गए 2 गिलास लेके, तो मैंने एक ले लिया। मैंने कहा एक सर का, नेचुरली। तो नहीं, ड्राइवर बोलता है ये आपका। अरे मैंने कहा सर को दीजिए ना। नहीं उनके लिए मैं ला रहा हूँ, पहले आप लोग। मैं 2 गिलास हाथ में शर्म से गड़ी जा रही, एक खत्म किया, उसको नीचे रखा। मैंने कहा क्या है तू, पागल है लड़की, क्या किया तूने, क्या हो रहा है, तेरा तमाशा बन रहा है, नजर लग जाएगी, सारी उम्र नहीं पी पाएगी। मनी मन उल्टी सीधी सब हरकतें हो रही। पर बाद में पता चला सर को भी 2 गिलास ही पसंद है, उन्होंने भी 2 गिलास पिए। मैंने कहा ये बात अपनी जची, मन में मैंने यही कहा, मैंने कहा यहाँ मिलते हम दोनों। धीरे धीरे सर के संग इस तरह से कई बार यात्राएं हुई, कई अनुभव हुए, बहुत प्यारे अनुभव हुए। बहुत बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा सफर उनके साथ का। तो उनके साथ जो आपका सफ़र था, और आपने, क्योंकि उनके साथ हर क्षण हर पल चलना मतलब कि कुछ न कुछ नया नया सीखना। तो कुछ ऐसी जो सीख आपने अपने जीवन में ली तो हर क्षण हर पल कुछ ना कुछ सीखा ही सीखा, बट कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको लाइफ में और परिवर्तन ले आई, तो जानना चाहेंगे। स्पॉन्टेनियस
रिएक्शन। मीन्स? एग्जाम्पल दूंगी मैं एक दो। हाँ, जब हम आगरा की ट्रिप में जा रहे थे ना, तो वहाँ पर एक ब्रिगेडियर सत्या सर आए थे। तो एक बार पहले मिले थे हम, तो उसके बाद अब मिले कृष्ण बोम्मा के घर, तो उन्होंने सर को नमस्ते कर दी, बाद में मुझे भी ग्रीट किया, हाउ आर यू मैडम। तो मैंने कहा आई एम फाइन थैंक यू सर। यहाँ तो मेरे लेफ्ट साइड में पलंग पर बैठे हुए सर बरस पड़े उन पर, लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे सब दे दिया उनको। क्यों, क्या हो गया मैडम को, बीमार थी क्या, हॉस्पिटलाइज थी क्या, हड्डी टूटी थी क्या। मेरी तो जान, बेचारा इतना बड़ा ब्रिगेडियर आदमी इतना प्यार से मेरे से पूछ रहा है। औपचारिकता यही है हमारे समाज की, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, हिंदी में हाउ आर यू, इंग्लिश में हाउ डू यू। तो मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं। मेरे को तो उनसे अगली बारी मिलने पर भी इतनी झिझक रही कि मेरे कारण उनको लेफ्ट राइट सेंटर मिला था, परंतु मैं आधे घंटा चुपचाप रही। उन लोगों की बातचीत हुई, बठिंडा से कुछ लोग आए थे, उनसे मिले करे, वो मोगा से भी आए थे। जब मैं और वो सर बिल्कुल अकेले हो गए, तब मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर एक बात बताइए, आपने अभी वो जो सर आए थे उनको बोला था हाउ आर यू के ऊपर, तो मैंने कहा समाज की तो यही रीत है, कल्चर यही है, फिर हम कैसे मिले। तब उनसे मैंने जो सीखा वो था, अगर आप पीएसएसएम से जुड़े हुए हैं तो पूछिए ध्यान कैसा चल रहा है, क्या अनुभव हुए, कितने घंटे बैठ के ध्यान किया। बोले ये सब बातें करो ना, हाउ आर यू, हड्डी टूटी थी क्या आपकी, उनको मालूम था क्या जो उन्होंने पूछा आपसे ये। बोले हाउ आर यू का तो ये मतलब होता है। और बोले ये प्रापंचिक संसार की बातें यहाँ नहीं चलेंगी, यहाँ ये आध्यात्मिक दुनिया अलग ही है, यहाँ की दुनिया में अलग तरह की बातें होंगी। मुझे बात जच गई कि आजकल क्या चल रहा है, ध्यान कैसा हो रहा है, कितने घंटे ध्यान की। तो सीधा आजकल मैं यही पूछती हूँ, आजकल क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब तो मैं मतलब पिरामिड मास्टर्स के बीच में ही नहीं, अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में भी यही बात करने लगी हूँ। वो हाउ आर यू तो गया, कैसे हो कुछ नहीं, और क्या हो रहा है, फोन पे भी बात करनी है, और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आजकल। तो इसी में जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात मैं बोली ना, अब ये दिमाग में आ गई थी बात। एक बार मैंने पत्री जी से पूछा, मिलते ही, दिल्ली आए हुए थे, और सर आजकल क्या चल रहा है। तो पता है क्या जवाब होता है, फॉग चल रहा है मैडम। अब उन दिनों टीवी था हमारे यहाँ, FOGG, फॉग के नाम से एक ऐड आता था। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो फॉग चल रहा है, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। तो उसमें भी यही बोलते हैं ना वो लोग। हाँ, फॉग चल रहा है। तो स्पॉन्टेनियस प्रेजेंट मोमेंट में रह के कैसे जवाब देना, कोई उनसे सीखे। और कितना जवाब देना, कितना जवाब देना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो एक लाइन में, पहले तो मुझे समझ ही नहीं पड़ा, पर एकदम से मैंने कहा सर आप बहुत टीवी देखते हैं। बोले नहीं, वो क्रिकेट वगैरह देखते हैं ना, उसमें आता रहता है। मैंने कहा आप तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट में रहते हैं। बल्कि प्रेजेंट में रहने से मुझे याद आया उनका एक किस्सा। एक बार मेरे को कुछ 6-6:30 बजे मैसेज आया कि इस नंबर पे पत्री सर से बात कीजिए। मैंने वो मैसेज तब देखा नहीं, और वो जमाना एंड्रॉइड का नहीं था, वो छोटे छोटे फोन थे, तो उस पर मैसेज आया था। तब तो सिर्फ मैसेज ही मैसेज होते थे, तब व्हाट्सएप या कुछ भी नहीं था तब तो मैंने पढ़ा तो कोई 8:30-9 बज गई। फाइनली फोन लगाते लगाते 9:15 9:30 हो गई। मैंने कहा लगाना तो पड़ेगा, मैंने लगा दिया। मैंने कहा हुक्म आया है तो लगाना भी है। फोन लगाया तो बोले 1 मिनट में सर को देता हूँ। आवाज आई, और क्या हो रहा है। तो मैंने कहा सर सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे को मैसेज आया था कि आप बात करना चाहते हैं। बोले हाँ अभी तो मैं पिक्चर देख रहा हूँ। मैंने कहा सर कौन सी पिक्चर देख रहे हैं। बोले तेलुगु पिक्चर है। और मैंने कहा सर फिर मैं कल बात करूँ 9 9:30। बोले इसी नंबर पे, हाँ ठीक है। मुझे लगा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बाद में पता चला कि ये भी हमारी क्वालिटी एक साथ मिलती है। अगले दिन जब मैंने बात करी तो उनसे, तो धीरे धीरे उनके बारे में इतना कुछ पता चला। फिर मैंने रियलाइज किया
कि कोई पिक्चर नहीं छोड़ते वो, तेलुगु की कोई पिक्चर नहीं छोड़ते। पिक्चरों का उनको इतना शौक कि कौन सी पिक्चर है, बाहुबली 4-5 बार देख चुके हैं। इतना पिक्चरों का शौक कि बस पूछो। मैंने कहा तो पापा जी भी ऐसे, ये भी ऐसे। मैंने कहा और मैं भी ऐसे, हम सबको पिक्चरों का शौक है। पिक्चरों में जब जाते हैं तो आप घर का बाहर का अपना सब कुछ भूल के फोकस्ड हो जाते हैं टोटल। उससे बढ़िया ध्यान कोई नहीं है मैडम। कभी आप देखिएगा, अगली बारी पिक्चर देखे तो। हमने देखी। नहीं, कोई सी भी पिक्चर देखें, इतना फोकस्ड होते हैं आप, वो इतनी हैपनिंग्स हो रही होती हैं कि आपका वहीं वो रसोई में क्या चढ़ा हुआ है नहीं मालूम, कुछ नहीं, ध्यान में बैठ के तो एक बार फिर भी याद आता है, अरे बत्ती जली रह गई, भूल गई, कोई बात नहीं, पड़ी रहने दो, बाद में बंद करूंगी। पर वहां पर उसकी भी परवाह नहीं है। हाँ, पिक्चर में बिल्कुल हम उसके साथ Totally जुड़ जाते हैं पूरी तरह से। तो पत्री जी को पिक्चरों का बहुत शौक था। उन्होंने ही मुझे बताया बाहुबली देखने को। पर वो जुड़ते नहीं थे साथ में, देखी उस मोमेंट पे काम हाँ, हुआ, हाँ, छोड़ पर दिया। मतलब टोटल फोकस उनका। मतलब दीन दुनियादारी सब भूल जाते हैं उस वक्त वो। हाँ। पर कोई पिक्चर नहीं छोड़ते थे, हिंदी की भी और अपने तेलुगु भी। खैर, उनके संग के किस्से में मैं बताना चाहूंगी। एक बार पता है मेरे को क्या विजन आई थी, जब मैं किंग्स चैम्बर में बैठी थी, कि मेरे सर का ये कटोरे के रूप में निकल के यहाँ बैठ गया है, रखा गया है। इसमें से लिक्विड निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। मैं पूरी भीग गई हूँ, किंग्स चैम्बर से नीचे जा रहा है, और अचानक से इतने बड़े बड़े इस साइज के कमल के फूल अलग अलग रंगों के मेरे सर में से निकल निकल के किंग्स चैम्बर भर गया, नीचे पिरामिड पूरा भर गया, सीढ़ियों से उतर के लिक्विड जा रहा है, वो जो पूरी एक वहाँ पर कैनाल टाइप है वो भर गई, पूरा पिरामिड भर गया लिक्विड से। बाद में सड़क तक भी पहुंच गया। कमल के फूल ढेर सारे सर में से निकल निकल के किंग्स चैम्बर से पिरामिड, पिरामिड से पूरे वैली में, वैली से सड़क तक जाए जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसे तो बाढ़ आ जाएगी, तो बेंगलोर पहुंच जाएंगे। मैंने एकदम से कहा अपने आप से, आंखें खोल नीलू, आंखें खोल, ये क्या कर क्या रही है तू, हो क्या रही है। और एकदम से मैंने आंखें खोली, पता चला मैं पूरी सूखी पड़ी हूँ किंग्स चैम्बर में, इधर उधर सब जगह एक बूंद पानी की नहीं। मैं बहुत मिनट बैठ के देखती रही, इतना खूबसूरत दृश्य था। भरने देती ना, बेंगलोर को भी डूबने देती, इसने क्यों निकल कर आई बाहर, क्या मकसद था इसके पीछे। ऐसे ही एक बार ध्यान में देखा, बड़ा मेन गेट जो है बंद है, कोई नहीं आ सकता अंदर, सिर्फ वही आ सकते हैं जो जेन्युइन है, जो पॉजिटिव है। वो तो दीवार में से, दरवाजे में से यूं ही निकल के अंदर आ रहे हैं। बाकी जितने भी अधर्मी लोग हैं वो दरवाजे के उधर ही खड़े हैं। अंदर सिंह, हिरण, हाथी, जिराफ, इंसान, इंसान के बच्चे, कुत्ते बच्चे, सब लोग, कौन कहाँ विचर रहा है किसी को नहीं मालूम। इतना ज्यादा एकाकार था और इतनी ज्यादा वननेस थी। इतने गजब के अनुभव हुए हैं कि बस पूछो मत। आपके तो अनुभव धन्यवाद। तो हाँ, तो मैं धन्यवाद करती हूँ पत्री जी का, जो मुझे इस मार्ग में लेके मार्ग पर लाए, और मार्गदर्शन में उनके मैंने जो काम किया है, उनके सानिध्य में रह के बड़े गजब के अनुभव हुए। आप जानते हैं अर्जुन कंबोज जी को जी, पहली बार उनके यहाँ पर पत्री जी गए। उनका घर का इनॉग्रेशन था, बारिश के ही दिन थे कुछ। हम गए, नया घर नेचुरली, तो अभी रहने बैठने का भी इंतज़ाम पूरा नहीं था, पर हम लोगों के लायक अच्छा सा था। और पत्री जी लेफ्ट को बैठे, मैं राइट को बैठी, और पत्री जी बांसुरी बजा रहे हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, और मैं आंख बंद करके बैठी हूँ। और धमक धमक इतने झटके लगने मुझे शुरू हुए, इतने झटके लगने शुरू हुए, मेरे को इतना एम्बेरेसिंग लग रहा है। मैंने कहा मैं उनको डिस्टर्ब कर रही हूँ, एक ही सोफे पे बैठे, अगल बगल 2 छोटे सोफे होते इसके जैसे, तो भी चल जाता। मैंने कहा उनको सब महसूस हो रहा होगा। मैंने कहा क्या सोच रही होंगी कि क्या कर क्या रही है ये लड़की। तो मैं ध्यान में ही 2-4 इंच और इधर राइट साइड अपने सरक गई, परंतु और झटके बढ़ गए मेरे, धमक धमक धमक। और बाद में तो दौड़ पता नहीं क्या 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 होने लगा शरीर में, नाच रही हूँ, ये वो सब। हे भगवान। बाद में मैंने उनसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा आई एम सॉरी, मालूम नहीं क्या हो रहा था, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि तब तक कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, ऊर्जा का खेल, ये वो सब। तो मैंने, कोई बात नहीं, एंजॉय करो। मैंने कहा जी मैं एंजॉय करो, इतना डिस्टर्ब किया मैंने, और नाराज़ भी नहीं हुआ। मैंने कहा वैसे तो इतनी जल्दी नाराज़ हो जाते
या कुछ भी नहीं बने और मेरे को हंस के पूरा एंजॉय करो। खैर एंजॉय किया कि नहीं किया, पर एम्बेरसिंग कई महीनों तक लगता रहा। फिर बाद में हमने कहा हाँ ठीक है एंजॉय करो। ये आपकी अपनी मनोदशा थी, ये मेरी अपनी आपकी अपनी मनोदशा। हमारी अपनी सोच होती है कि ये गलत है ये सही है, परंतु पत्री जी बार बार कहते हैं कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ बस ठीक ठाक है। आपकी सोच है, आप क्या समझो उसको। जी, अगर हम कहते भी हैं कि देखो अभी दिन हो रहा है, पर कहीं किसी और देश में अगर होते आप तो इसी टाइम रात पर, भी होती है, तो वहां रात पर दिन हो रहा होता है, रात होती है, रात एक हो रही जगह होती है, सॉरी। एक हाँ जगह दिन होता है, एक हाँ, जगह रात तो होती है। हम्म। तो ये तो आपके पति जी के साथ बहुत अच्छे अच्छे अनुभव जिनको जिससे आपको सुख और आनंद मिला। तो कुछ ऐसा भी अनुभव था कि जब कभी आपके ऊपर क्रोध आया पति जी को, या आपने डांट खाई? नेवर, ना मैंने चाटा खाया, ना उन्होंने मुझ पर कभी गुस्सा किया। आज की तारीख में जो मुझे को आज तक नहीं समझता आता था, परंतु आज मेरे को लग रहा है जैसे आपसे बात कर रही हूं तो कि मैं इतरा के कह सकती हूँ, मैं उनकी लाडली बेटी थी, सरचड़ी बेटी थी, कभी नहीं नाराज हुए मेरे पे, कभी भी नहीं। और अगर मेरे को जैसे कुछ उनको शिक्षा देनी भी है, आपको कुछ समझाना है तो किसी और को गुस्सा करते थे, जो मुझे या तो उसी वक्त समझ पड़ जाता था कि इट कैन बी फॉर मी ऑल्सो, या 2-4 दिन बाद वो बात समझ पड़ती थी कि नहीं वो इशारा मेरी तरफ ही था, तो मेरे को क्यों नहीं उन्होंने डायरेक्ट बोला। और आज अभी आपसे बैठे-बैठे बात करके यही समझ आ रही है मुझे कि मैं उनकी बिगड़ी हुई बेटी थी। हूँ हम्म, रादर। हाँ हाँ हाँ। प्यार और तो हमेशा सबको मिला है, जो मुझे भी कभी डांटा नहीं, हाँ, नाराज नहीं हुए मेरे ऊपर, नाराज कभी नहीं नहीं हुए। हुए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी जैसे कि आपने अभी बीच में बताया कि बेंगलोर में 18 सीढ़ियाँ हैं, वो भी मैं आज आपसे सुन रही हूँ, हमने कभी काउंट नहीं करी, ओह! फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। और 18 ही हमारे प्रिंसिपल है। तो ये जो 18 प्रिंसिपल्स हैं आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं? बहुत ज़्यादा। बचपन से एक रिबेलियन नेचर था, और इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं, ये पैर छूना या आशीर्वाद की बातें, या कह लो कि भगवा वस्त्रों वाली बातें, या वो चिन्ह वगैरह जो होते हैं, रिचुअल्स वगैरह की बातें, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। मैं हमेशा सोचती थी कि सारी दुनिया में किताबें लिखी हुई हैं, हम नहीं लिख सकते क्या किताबें? क्योंकि मेरे को बचपन से ही लिखने का शौक था। मतलब बचपन में क्या लिखती थी, फ़िल्मों को देखना, और स्क्रिप्ट राइटिंग करती थी मैं फ़िल्मों के लिए। किताबें भरी, जो शादी के बाद पता नहीं किसने कहाँ फेंक-फाँक दी। जो अब आपको बताऊँ मैं, पत्री जी जब भी दिल्ली आते या मैं उनके संग कहीं जाती, हमेशा उनकी जो भी बातें होती थी लिख लिया करती थी। सब मेरे पास कलेक्टेड है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ईगो, अहंकार, उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है। क्या कि जब सचमुच ध्यान में जाने के बाद जितनी मैं गहराई में जाती गई, मेरी ईगो टूटती चली गई, उतरती चले गए मास्क मेरे चेहरे पर से। जो भी बनावटी पहने हुए थे, सिर्फ हंसना और रात भर तकिए में मुंह छुपा के रोना, सब निकल गया, सब धुल पूछ गया जिसे कहना चाहिए, सारे मास्क उतर गए आज मेरे। और नहीं तो मैं अभी बैठ के इतनी खुल के इतनी सारी बातें भी नहीं कर पाती, मैं ही करके कुछ और ही बोल रही होती। तो ईगो के ऊपर बहुत लिखा, तो मेरे को लगा जैसे कि कोई मेरा बचपन का साथी बिछड़ रहा है मुझसे, या किसी मेरे साथी की मृत्यु हो गई है। इतना रोती थी मैं आंख बंद करके ध्यान में, ऐसे उबलते उबलते मोटे मोटे आंसू गिरते थे, मेरे ये सारे कपड़े गीले हो जाते थे। खूब रोती थी, खूब रोती थी। और जैसे जैसे मैं रोती गई, कहते हैं ना बारिश भी जब होती है तो उसके बाद धुल पुछ जाते हैं सब, कितनी प्रकृति में स्वच्छंदता आ जाती है, स्वच्छता दिखती है, चमक दिखती है, पत्ते कितने हरे हरे चमकीले हो जाते हैं। ऐसे ही मेरी पर्सनालिटी निखरती चली गई, अंदर भी और बाहर भी। बहुत खूबसूरती से ट्रांसफॉर्मेशन होती चली गई, और ईगो जो है साइड में रहती चली गई। साइड में रहती थी। और इसी तरह मैंने श्वास के ऊपर भी लिखा कि जो भी कुछ हमारे यहाँ पर हिंदी में
शब्द बने हैं, वाक्य तैयार हुए हैं, मीनिंगफुल है, यूं ही कुछ नहीं है। जैसे अब अंग्रेजी का नेबरहुड, नेबर ही ले लो, नेबर की स्पेलिंग कुछ है और बोलते कुछ है, बट है पर पुट भी है, या तो बुट होता या पट होता। मतलब मैं बहुत इंग्लिश की टांग तोड़ती हूँ। तो हिंदी में हमारा ऐसा कुछ नहीं है, जो लिखते हैं वही बोलते हैं, है ना। तो श्वास को अगर थोड़ा सा बिगाड़ा है तो कहलाता है सांस, सांस को अगर थोड़ा सा और बिगाड़े तो कहलाती है सास, यानी कि मदर इन लॉ। तो सांस, श्वास, मदर इन लॉ एक ही बात है मेरे लिए। मैंने अपनी तरफ से जी जान लगा के जितने भी साल हम लोग एक साथ रहे, पूरी कोशिश करी कि मित्रता का व्यवहार रखूं। अंत तक वो समझ गई थी खैर, और मित्रता हो भी गई थी, पर समाज के सामने उन्होंने कभी मित्रता नहीं रखी मेरे से। उसका मुझे वो रहता था, ईगो थी उनमें जो। पर ये भी एक कर्म सिद्धांत भी है, हमारे कर्मास भी होते हैं, और जो भी रोल, जैसा कि अभी मैं बहुत बार महसूस करती हूँ कि संसार के अंदर जो भी हमें रोल मिलता है और जो सामने वाला होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो संबंध हैं उन रोल्स को पूरा करने के लिए ही आते हैं। बिल्कुल ठीक है, एज ए टीचर, एज ए टीचर ही आते हैं। और हम उनको समझें कि ना समझें ये ये बस हमारे हाँ। मर्जी है। पीएसएसएम, थैंक्स पत्री जी को कि ये सिखाया। तो वो मेरी टीचर थी। जैसे जैसे मुझे रियलाइजेशन होता चला गया, मैच्योरिटी आती चली गई, आध्यात्मिकता में गहराई में जुड़ती चली गई, तो मुझे उनके प्रति बहुत आदर बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा आदर बढ़ गया था। और दोस्तानापन भी अपनी तरफ से बहुत बढ़ गया था। तो श्वास और सांस का वहीं पर ही एक मेरे को ये जो समझ आई थी वो आई थी। तो बल्कि मैंने तो लिखा भी है, मेरी अपनी वसीयतनामा मेरी लिखी गई है, जबकि लेडीज की लिखी नहीं जाती है। मैंने अपनी वसीयतनामा खुद लिखी है कि जो कुछ मुझे संस्कार मिले अपने पेरेंट्स से, मेरे बेटे, मैं आपको देकर जाना चाहूंगी। बच्चों के लिए भी यही। और सासू माँ से जो भी कुछ मैंने सीखा, मेहनत करना, वो भी कर्मयोगी थी। तो कैसे मतलब लगे रहना, काम के प्रति निष्ठावान बने रहना, हर एक की मदद करना सारा वक्त। तो जो मैंने सीखा, जो भी कुछ अपने जिंदगी में मैंने सीखा, और जो भी कुछ अच्छा अच्छा है, मैंने वसीयतनामा में वो सारी चीजें लिखी हैं कि सबके संग मित्रता का भाव रखो, और इंसान को छोटे बड़े के रूप में ना देखते हुए इंसानियत के रूप में अपने को उनके संग ढालो। उनके शूज में अपना पाँव डाल के देखो कि उनको क्या तकलीफ है, फिर उनसे बात करो। कोई अगर गुस्सा भी हो जाए ना, तो उसको भी देखो कि क्या सिचुएशन में उसने गुस्सा किया, क्या कारण था, कहाँ से आया, कहीं से लेकर आया क्या किसी का गुबार, या क्या मन की स्थिति है उसकी। तो मतलब इस तरह से करके मैंने कोई 15-16 पॉइंट्स बनाए हैं। तो मेरे जेवरों का क्या करोगे, गला के ये कर दोगे, वो कर दोगे, चोर ले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। परंतु मेरे जो जेवर हैं, जो मेरे अंदर की अच्छाइयाँ हैं, वो सब मैं आप लोगों को दे के जा रही हूँ, जो आप लोग प्लीज उनको एक्सेप्ट कीजिए। इस तरह से मैंने एक वसीयतनामा बनाई हुई है। बहुत अच्छा, मतलब कि हर अनुभव आपका पति जी के साथ, अपना इंडिविजुअल, बहुत कुछ सीखा है आपने, बहुत कुछ समझा है। तो एक पीएसएसएम में एक और चीज़ बहुत खास आती है। ये भी पत्री जी ने ही बताया था मेरे को, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये 18 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बल पर बहुत सानिध्य रहा ना, तो हमारे बहुत बातचीत होती थी, बहुत तरह तरह की। तो 18 प्रिंसिपल्स के रूप में ये 18 सीढ़ियां हैं। तो जब मैं गई अगली बारी तो मैंने गिनी 1 2 3 4 18। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बोले, ये तो 18 सीढ़ियां, 18 प्रिंसिपल्स। हाँ हाँ हाँ। तो जो एक और इम्पोर्टेंट पहलू है पीएसएसएम का, पति सर का, पिरामिड का प्रयोग। और ये जो पिरामिड है आपके जीवन में क्या रंग लाया? आपने अपने घर के ऊपर भी पिरामिड बनाया हुआ है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जैसे पत्री जी कहते हैं घर घर में पिरामिड होना चाहिए, तो हमारे घर में रेनोवेशन हो रहा था,
तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा बन सकता है। बोले क्यों नहीं बन सकता, ज़रूर बनवाएंगे, क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर ही न्यू ऑल द बेनिफिट्स ऑफ पिरामिड्स, प्लस तब तक पीएसएसएम के संग जुड़ के भी बहुत कुछ वो जान चुके थे। तो चुटकी में हमारे घर में यूँ कह लीजिए पिरामिड बन गया, और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत तरह के अनुभव लिए हैं। और मैं ये कहूँगी कि 11 बजे से 1 बजे तक सोमवार से शनिवार तक के लिए हमने ओपन रखा हुआ है पब्लिकली। एनी एंड एवरीबडी कैन कम एंड डू द मेडिटेशन एंड फील द एनर्जी ऑफ पिरामिड। तो लोग आते हैं, ध्यान करके जाते हैं। पत्री जी की ऊर्जा कितनी है वहाँ पर, आपको इस एक मेरे अनुभव से आपको पता चल जाएगा। सिर्फ 4 लोगों ने आना था, 4 लोग के बदले 14 लोग आए। 4 लोगों के लिए भोजन तैयार हुआ था, 14 लोग खाकर गए। 1-2 जना जुड़ सकता है, 10 और जना, आप बताइए क्या था ये? पत्री जी की महिमा, हाँ, उनकी मिरेकल। ऊर्जा, और जो भी हमारे घर में आता है पिरामिड की ऊर्जा अनुभव करता है, सब कहते हैं कि इतनी हाई लेवल की एनर्जीज हैं इस पिरामिड में। और अधिकतर लोग शिव जी को देखकर जाते हैं, योगानंद जी को देख के जाते हैं, पत्री जी से मिलके जाते हैं, महाअवतार बाबा जी के दर्शन करते हैं वहाँ पे। हम्म, और 1-2 लेडीज तो ऐसी आई जिन्होंने वो कैंची वाले बाबा कौन हैं नैनीताल के, नीम करोरी बाबा, उनके दर्शन किए। तो आप भी आइए, अनुभव लीजिए। कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, हमारा एनी एंड कोई भी एवरीबडी। आई दर्शक। डिड से, पर मैं हाँ, आपको आमने सामने बात कर रही हूँ हाँ, कि बहुत आप अच्छी अवश्य बात आइए। है, आएंगे, ज़रूर आएंगे। एक बड़ा और खूबसूरत छोटा सा अनुभव, बहुत छोटे से मैं बताना चाहूँगी। मैं पत्री जी के संग लास्ट ईयर की बात है, 2021 की। हम करनाल गए थे, संगीता नेहरा के यहाँ पर हमने मेडिटेशन किया। तो मेडिटेशन में बैठे ही थे, पत्री जी ने मुझे इशारे से कहा कि आप शुरू कीजिए। तो जिस तरह से उन्होंने बोला, मुझे क्लियरली समझ पड़ गया था कि मुझे गाइड करना है। तो मेरे को अजीब भी लगा कि बांसुरी बजा रहे हैं तो वही गाइड करते हैं, आज तक यही हुआ है। पर ऐसा हुआ कि मैं 3-4 लाइन बोलती, फिर बांसुरी बजाते वो, फिर मैं गाइड करती, फिर वो बांसुरी बजाते। इस तरह से कोई 20-25 मिनट का समय रहा। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र गए, वहाँ पर भी उन्होंने मुझको कहा और मैं शुरू हो गई। ये इतना अद्भुत अनुभव है मेरे लिए, इतना मतलब दिल को छूने वाला अनुभव है। मैं इसके प्रति कोई शब्द ज़्यादा बयान नहीं कर सकती। मैंने कहीं भी कभी भी किसी के भी संग नहीं सुना कि ऐसा हुआ होगा ज़रूर, पर मैंने नहीं सुना कि मास्टर गाइड कर रहा है, पत्री जी बांसुरी बजा रहे हैं। अद्भुत अनुभव रहा, बहुत ही अद्भुत। पत्री जी का ये स्वभाव था कि हमेशा जिसमें जो अंदर में कुछ छुपा हुआ है उस कला को वो बाहर निकाल देते। हमेशा सबके साथ ऐसा हुआ, तो आपके अंदर जो कलाएं थी उन्होंने बाहर निकाली। हम आपके एक अंतिम सवाल और है, अभी भी कि बाकी है। हाँ, एक कि आप अभी जो पीएसएसएम का एक और प्रिंसिपल है कि सेवा, और आप आज भी इस एज में भी वो सेवा भी कर रही हैं और एक्टिव भी हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। ज़ूम के सेशंस आजकल मैं ज़्यादा ले रही हूँ बजाय फिज़िकली जाने के, वर्चुअल लेवल पर बहुत खुश हूँ। और मैंने पूरा अपना कैलेंडर बना रखा है। आज बीकानेर जाना है, आज शिकागो जाना है। शिकागो 2 जगह जाना होता है। तो आज मुझे जयपुर जाना है, आज मुझे देवभूमि यानी कि उत्तराखंड जाना है। तो इस तरह से मैंने कैलेंडर बना रखा है। दिन फिक्स्ड है मेरा कि 3rd संडे कहाँ, 2nd संडे कहाँ कुरुक्षेत्र जाना है। इस तरह से कैलेंडर मेरा बना हुआ है, तारीख फिक्स नहीं है, डेज आर फिक्स्ड। तो इस तरह से एक तो मेरी सेवा चल रही है। 3-4 पिरामिड ऐसे हैं कि बहुत जल्द आने वाले हैं। आएंगे तो आपको बुलावा मिल ही जाएगा, तो स्वागत है, आप तब आइएगा। तो पिरामिड के बारे में भी बातचीतें चल रही हैं जो बहुत जल्द बनने वाले हैं। और कोशिश यही है, जैसे कि मैंने कहा 18 प्रिंसिपल्स मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अगर 18 प्रिंसिपल्स को आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो आप स्वयं में पत्री जी बन गए। और हम सब ही पत्री जी हैं। एक पत्री जी गए, पर यहाँ लाखों पत्री जी आज खड़े हैं
पिरामिड मास्टर्स के रूप में। यहाँ की बहुत बड़ी खूबी है, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं है, सब एक समान है। तो बहुत बस खूब। पत्री जी के ही पद चिन्हों पे चल रही हूँ और आगे भी चलती रहूँगी। बहुत खूब, बहुत कुछ हमने समझा, बट अभी भी वेरी सॉरी, एक चीज़ और जानूंगी आपसे कि हमारे दर्शकों के लिए आपका अंतिम संदेश क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक नहीं, 2 बात कहूँगी। ज़रूर। पत्री जी का फंडा, नहीं खाना अंडा। अंडा। हाँ। यानी कि शाकाहार शाकाहार। जगत को अपनाओ, आगे बढ़ाते चलो। नंबर 1। नंबर 2, जल में डुबकी लगाई तो कहलाया स्नान, श्वासों में डुबकी लगाई तो कहलाया ध्यान। यानी कि ध्यान जगत में रहो, औरों को भी इस जगत में लेकर आओ और इस ध्यान जगत को आगे बढ़ाते चलो। और रही बात पिरामिड की, तो वो तो घर पे ही मैंने एग्जाम्पल के लिए बना रखा है, तो सबको इसीलिए पिरामिड की ऊर्जा में बुलाती हूँ, करवाती हूँ कि भाई यहाँ पर जब वो ध्यान करेंगे तो अपने आप अपने घर पे बनाएंगे। स्वयं की छत है तो बना लो, सोसाइटी में रहते हो तो वहां पर बनवा लो, और कुछ नहीं तो किराए के घर में 2 फीट बाय 2 फीट का ही पिरामिड लाके अपने हर कमरे में लगा लो। वो भी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, कैप्स लगाओ, सर पे लगाओ और ध्यान में बैठ जाओ, पर पिरामिड हर घर में होना चाहिए, किसी भी साइज का हो, पर पिरामिड हो। तो एक तो बस यही मैसेज है। और जो अभी एकदम अनजान है इसके प्रति, उनके लिए मैसेज है, एक बड़ी पुरानी एड है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। यानी कि आन अपान सती ध्यान करो और खुद जान जाओ कि मैं और अरुणा जी क्या बन गए आज, क्यों इतने मस्ती में रहते। तो ध्यान अच्छा करिए दोस्तों, ध्यान करवाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि हम सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, हमें वापस से अपने शाश्वत स्वरूप को पाना है, उसी को ही जानना है, और उसी को ही जानना है। और उसको जानने के लिए बाहर की दुनिया को छोड़ के भीतर की दुनिया में जाइए। और उसके लिए एक लाइन बोलूंगी जरूर, बोलिए। पत्री जी क्या जाने हमारा क्या होगा, ध्यानी बनेंगे या जीवन में फ्राई होंगे, भीतर जा ध्यान लगा, बाहर आके बोल पत्री जी ऑल इज वेल। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। एक ध्यान को आपने एक अपनी कला के माध्यम से संगीत में डाल दिया, बहुत अच्छी बात है। इसके जितने भी सेंटेंसेस स्टैंजाज हैं, 5 या 6 स्टैंजाज हैं इस गाने के, 3 इडियट्स का गाना है, पूरे मैंने सारे अपने उसमें लिखे हुए। ठीक है, फिर कभी मौका लगेगा तो आप जरूर। हो गई मतलब कुछ ऐसा ही बनाया हुआ, अभी इस वक्त एकदम स्पॉन्टेनियसली नहीं निकल रहा है। इट्स ब्यूटीफुल। पत्री जी ने यही कहा था कि पीएमसी हिंदी में जाके अमूल्या से बात करके इस गाने को बनाओ, तो अब देखो बात करती हूँ मैं उससे। बहुत अच्छी बात है, हम उसका आपके फिर डायरेक्ट शूट लेंगे और वो गाना गाऊंगी मैं पूरा। वह पक्का पक्का। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी। हमने बहुत कुछ जाना और जीवन की इस सुंदर यात्रा को आपने इतने अच्छे तरीके से अपने हर कला को अपने अंदर से बाहर निकलने का मौका दिया। जब तक हम समर्पित नहीं होते, हमारी श्रद्धा नहीं होती किसी चीज़ में, तो हम कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। पर आपने ये हमें बता दिया कि श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, बट कर्म भूमि भी है, हमें कर्म भी करना ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मबंधन। दर्शकों, एक आत्मा की यात्रा सुंदर, सहज और आनंदमय कैसे बन सकती है, ये आज हमने नलिनी जी की आत्मा की यात्रा को सुना, समझा
और सबसे इम्पॉर्टेंट उनका था कि शाकाहार बनिए, ध्यानी बनिए, स्वयं ध्यान करिए और औरों को ध्यान सिखाइए। बने रहिए हमारे साथ आत्मा की यात्रा प्रोग्राम में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।